हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चैप्टर 6 के बारे में हम लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे और मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि लेक्चर को शूट करूं, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि पिछले 3-4 दिन से मैं खुद बीमार था। कोल्ड फीवर हो गया था मुझे, देन उसके बाद फिर फेस्टिवल आ गया बीच में, एंड देन यहाँ पर मौसम भी काफ़ी गड़बड़ है 2-3 दिन से। हमारा कुछ ऐसा मामला है कि हर वक्त यहाँ पे बदली है, बादल घिरा हुआ है पूरा, तो बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुझे सही मात्रा में रोशनी नहीं मिल पा रही। अब लाइट ही नहीं तो मैं वीडियो कैसे शूट करूँ, ये मेरा मेन प्रॉब्लम हो जा रहा था। खैर अभी थोड़ा ठीक है, मतलब बदली है, फिर भी थोड़ा बहुत धूप है, तो अभी थोड़ा लाइट का व्यवस्था है, इसलिए पूरा ताम झाम करने के बाद मैं भी लेक्चर शूट कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप तक सही चीज़ मैं भी पहुँचा पाऊँ। तो ठीक है, बिना किसी इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वो करने का छोटा सा काम, कॉपी कलम निकाल लेना है और जो भी चीज़ें मैं बताऊँ उसको आपको नोट करना है। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कंटेंट आपको यहाँ मिलता है माध्यमिक से रिलेटेड वैसा कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए, चैप्टर 4 और 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हिस्ट्री में। चैप्टर 2 हमने आधा कंप्लीट किया, आधा बचा है, उसको भी कर लिया जाएगा। आप लोग बोल रहे थे चैप्टर 6 के बारे में। अगर साइड से कुछ आवाज़ अगर आप लोगों को आ रही है तो थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके बगल घर में कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो उसको तो मैं मना कर नहीं सकता कि भाई मत कर, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो तो सुनेगा नहीं, उल्टा पीट देगा पकड़ के मुझे। तो चैप्टर 6 जो आपका है, उस चैप्टर का नाम है पीजेंट। ठीक है, निकालो कॉपी वगैरह निकालो और लिखो पीजेंट, और आपका वर्कर्स है, यही चैप्टर ना। क्या है हाँ, पीजेंट है, वर्किंग क्लास है यानी कि मजदूर। पीजेंट तो किसान हो गया, हमारे वर्किंग क्लास हो गया। इसके अलावा एक और नाम है जो कि है लेफ्ट मूवमेंट, यानी कि इन 3 लोगों के हमको मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना। इन लोगों ने क्या प्रोटेस्ट वगैरह किया था। मूवमेंट सिंपली यहाँ पर ये है कि इन लोगों ने क्या प्रोटेस्ट किया था। अब जब प्रोटेस्ट की बात आई है तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, और वो रीज़न जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा, अब कुछ बहुत मजबूत रीज़न रहा होगा जिसकी वजह कर प्रोटेस्ट हुआ है। क्योंकि अगर कोई मजबूत रीज़न के अगेंस्ट में अगर प्रोटेस्ट ना हुआ हो तो उस प्रोटेस्ट को आपके सिलेबस में नहीं दिया जाएगा पढ़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं वो जो रीज़न होगा प्रोटेस्ट करने का, वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा, जिसकी वजह कर उन लोगों की ज़िंदगी, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो पीजेंट्स के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में पूरा फोकस करने वाले पीजेंट्स। इसके अलावा इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, उस पर ही पीजेंट्स पे ही फोकस रहेगा। हमारे इनिशियल स्टेज में सारा हम फोकस करेंगे पीजेंट्स के ऊपर, यानी कि किसानों ने क्या मूवमेंट चलाई थी, किन लोगों ने उनका साथ दिया था, किस तरीके से उनके अंदर। यहाँ पर एक चीज़ अब ध्यान रखोगे भाई, जो हमारे किसान थे उस वक्त, आज के भी जो किसान थे हमारे इंडियंस में, उनका पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं, लेना देना है नहीं। पॉलिटिक्स उनका कोई लेना देना, उनको पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ही कम है आज के किसानों के भी। तो जब सोच लो कि आज के टाइम में जब जहाँ पर अवेयरनेस इतनी बड़े लेवल पर है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों के बीच में, उस टाइम भी किसानों में पॉलिटिकल नॉलेज यानी कि उस वे में, उस रास्ते में जरा सा उनके पास नॉलेज नहीं मौजूद है। तो उस टाइम में जब अंग्रेज इस हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे, उस वक्त उन लोगों का क्या हाल रहा होगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो उनको पॉलिटिकल नॉलेज बिल्कुल ही नहीं थी। ये बोल सकते कि पॉलिटिक्स के मामले में वो बिल्कुल ही बेचारे लोग एकदम मासूम थे, कुछ नहीं मालूम था उन लोगों को, ये चीज़ें थी। तो अब पॉलिटिकल नॉलेज जब इनको थी ही नहीं, तो भाई जिसके अगेंस्ट वो जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, वो लोग तो पॉलिटिकल पावर है पूरे के पूरे। तो यही चीज़ हमको देखना होगा कि किस तरीके से पीजेंट्स के अंदर यानी कि किसान के अंदर पॉलिटिकल नॉलेज को डाला जाता है, और किन लोगों का हाथ होता है इनके अंदर, यानी कि किसानों के अंदर पॉलिटिकल नॉलेज को डाला जाए। उनको ये समझ में आए कि भाई अब जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो कितनी बड़ी ताकत है, और अगर आपको उसके अगेंस्ट फाइट करना है तो देन आपको ये सारी चीज़ें जान करके रखनी होगी, तभी आप उसके सामने खड़े रह पाओगे। ये एक ओवरऑल सेटअप हो गया। तो आई थिंक इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कहानी शुरू कहाँ से होने वाली है और कहानी ख़त्म कहाँ पर होगी जा करके। क्लियर है? तो चलिए लेक्चर में हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं, इन लोग हटाते हैं। तो फोकस हमारा होने वाला है पीजेंट्स के ऊपर। देखिए क्या होगा यहाँ पर। अभी पीजेंट्स मूवमेंट्स की शुरुआत हुई किस तरीके से थी। तो पीजेंट्स में सबसे पहला तो हमें मूवमेंट्स पढ़ना स्वदेशी मूवमेंट है। स्वदेशी मूवमेंट्स में पीजेंट्स का क्या रोल था बेसिकली हमें वो देखना होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि पीजेंट्स जो थे उन लोगों का हाल क्यों ख़राब था और किस तरीके से अंग्रेज़ों ने इन लोगों का जीना हराम किया था। तो अगर आपको 3rd चैप्टर की कहानी याद हो, 3rd चैप्टर का मैंने एक 1 शॉट लेक्चर ले रखा है। अभी तक मैंने उस चैप्टर को पढ़ाया नहीं है पार्ट बाय पार्ट। तो अगर आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू चाहिए चैप्टर 3 का, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस लेक्चर को आप जाके देखिए। 20 मिनट में मैंने उस पूरा चैप्टर का आपको एक समरी बता रखा है, जिससे आपको इस लेक्चर को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो चैप्टर 3 हमने जिस तरीके से देखा कि किस तरीके से अलग अलग लॉज वगैरह को ला करके उन्होंने किसानों की ज़मीनों को हड़पना शुरू कर दिया था। अब हो क्या रहा था कि भाई किसान से वो उनकी ज़मीन को हड़प कर ले रहे थे, फिर किसान को उनकी ही ज़मीन पर मजदूर बना लिया जा रहा था, ये एक प्रॉब्लम था। इसके अलावा क्या हो रहा था कि ज़मीन
किसान की अपनी है, उनको खेती करनी है। अब यहाँ क्या हो रहा था कि बाहर से लोग आ रहे थे, किसानों को कर्ज दे दिया करते थे, किसानों को कर्ज दे रहे थे कि आप ज़मीन पे खेती करो। अब भाई किसान तो खेती कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन नेचर के अगेंस्ट तो कोई इंसान जा नहीं सकता है। अब किसी साल क्या हुआ कि सूखा पड़ गया पूरा, तो सही से खेती हुई नहीं, सही से फसल नहीं ग्रो हुआ। कभी क्या हुआ कि बाढ़ आ गया। तो ये नेचुरल डिजास्टर्स की वजह कर जो खेत नुकसान होते थे, जो फसल नुकसान होते थे, अब उसकी भरपाई किसान को ही करनी पड़ती थी। वो कुछ इस तरीके से कि जो लोग कर्ज दे रहे थे इनको खेती करने के लिए, भाई उनको चाहिए था ब्याज के साथ रिटर्न चाहिए था। वो चाह रहे थे हमें अपना फसल दो जो आप उगा के लाए हो, अब फसल तो बर्बाद हो गया है, तो फसल कहाँ से ला के देंगे। तो वो बोलते भाई मुझे मेरा पैसा वापस करो। अब पैसा भी मुझे ब्याज के साथ चाहिए, इनके इंटरेस्ट के साथ वापस चाहिए। ये एक प्रॉब्लम हो गया। तो किसान तो पूरे लफड़े में पड़ गए एकदम, मतलब ये तो इनडायरेक्टली तो जुल्म हुआ उनके ऊपर, जुल्म किया जा रहा था। अब वो लोग जो इनको कर्ज दे रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, एक तरह का वसूली भेज दे रहे थे यहाँ पर कि भाई जाओ वसूली करके आओ उनसे। अब जो वसूली करने यहाँ आ रहे थे उनको पूरी जात थी, वो जिस तरीके से उनको जलील करना चाहे जलील करते थे। वो उठा करके पूरे गांव में उनको मार रहे हैं, नंगा करके मार रहे हैं, उनके घर जला दे रहे हैं, उनके औरतों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। मतलब जितना हद तक हो सके वो उतनी नीचे तक गिर करके अपनी हरकत कर रहे थे, जितना उनको हो सके। रोकने वाला कोई था नहीं उस टाइम। तो इंसानियत तो छोड़ो, हैवानियत के जिस नीचे लेवल तक आप सोच सकते हो, जहाँ तक आपका गुमान जा सकता है, उससे भी नीचे लेवल तक उन पर जुल्म किए जा रहे थे। ये हमारे एक्चुअली सोच से ही बाहर, हम उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते जो चीज़ उस वक्त के किसानों ने झेला था। फिलहाल अभी किसान की ही बात कर रहे, इसलिए उन्हीं को मैं नज़र में रख रहा हूँ। तो अब जब इतना होगा किसी के साथ भी, तो भाई बर्दाश्त करने का इंसानों का, किसी सब का अपना एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद वो जाकर के उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही उठाना। तो इसी तरीके से अलग अलग इलाके में क्या हुआ, लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया इस तरीके से मुख्तलिफ। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हुआ था ये इलाकाई प्रोटेस्ट था, माने कि एरिया बाय एरिया था। जैसे मुंडा बगावत हमने पढ़ा तो वो रांची के साइड में था, बहुत ज़्यादा हुआ तो बहुत ज़्यादा झारखंड में बहुत हद तक वो सक्सेसफुल रहा। संथाल रिबेलियन पढ़ा तो संथाल के इलाके में था आपका। ये सारी कोल रिबेलियन पढ़ा तो उन्हीं इलाके में था जहाँ पर कोल के ट्राइब्स लोग बसे हुए थे। तो इस तरीके से वो क्या था, एरिया बाय एरिया बटा हुआ था, एक पूरा बड़े पैमाने पर वो लोग नहीं आ पा रहे थे। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आपस में कम्युनिकेशन तो करना उस वक्त पॉसिबल नहीं था, और दूसरा पॉलिटिकल नॉलेज की भी कमी थी। वो इस लेवल तक सोच ही नहीं पा रहे थे अगर हम सारे एक जगह मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब मिल करके अपना एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। क्योंकि भाई हम सब का एक कॉमन एनिमी है और हम सब एक ही एनिमी से लड़ रहे हैं, तो अलग अलग लड़ने से बेहतर एक जगह जमा होकर के लड़े। तो ये चीज़ उस वक्त तो पॉसिबल नहीं हो पाई थी, लेकिन इसी सब चीज़ों के वजह कर किसानों ने प्रोटेस्ट किया था। और जब चैप्टर 6 कहानी है जो 20वीं सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये लोग आकर के यहाँ पर जमा हुए थे। स्वदेशी मूवमेंट में ये लोग आकर के इकट्ठा हो गए थे, सारे के सारे किसान लोग यहाँ पे आके इकट्ठा हुए थे। अब देखो चल क्या रहा था भैया, स्वदेशी मूवमेंट से पहले हो क्या रहा था कि मजदूर अपनी जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा वर्किंग क्लास यानी कि मजदूर, वर्किंग क्लास जो थे इनके ऊपर भी जुल्म हो रहा था जिस तरीके से किसानों के ऊपर था। तो ये दोनों प्रोटेस्ट कर रहे थे आपका, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोटेस्ट काफ़ी बड़े पैमाने पर हो गया था क्योंकि भाई सारे किसान एक जगह आ गए थे और सारे वर्किंग क्लास भी एकजुट हो गए थे। इन्होंने चक्का जाम कर रखा था, काम वगैरह कुछ कर नहीं रहे थे, रेल की पटरियाँ जाम कर दी थी उन्होंने, रेल वगैरह भी जला दिया था बहुत सारे। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट जब चला तो अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि भाई क्या किया जाए कि लोगों को हम कमज़ोर कर सकें। तो अब कमज़ोर कैसे किया जाए, तो बोला ठीक है इनके बीच में फूट डालना पड़ेगा। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये देखा जा रहा था कि भाई ये दोनों भी आपस में मिल रहे थे, मतलब वर्किंग क्लास और किसान ये दोनों भी मिल रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि एनिमी तो कॉमन है। दोनों लड़ किससे रहे, अंग्रेजी हुकूमत से। तो भाई जब लड़ उससे रहे हैं, भले ही हमारे मकसद अलग अलग हैं, लड़ने की वजह अलग है, बट साला सामने वाला तो दुश्मन एक ही है, तो क्यों ना मिल के मारा जाए, ये बात है। अब ये चीज़ देख करके अंग्रेज़ों का दिमाग ख़राब हो रहा था, बोला करना तो कुछ पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है करना। तो उन्होंने क्या किया, 1905 में उन्होंने एक काम किया। 1905 में उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना बुक में, शायद गलत हो सकता है, सो स्पेलिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल लॉर्ड कर्जन उनका नाम था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लोग बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं। इन्होंने डिवीज़न अनाउंस किया, डिवीज़न ऑफ बंगाल, इन्होंने बंगाल का डिवीज़न अनाउंस कर दिया। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद के तहत था कि भाई इन लोगों का ध्यान अपने हक से हट करके इसके तरफ आ जाए कि अब ये क्या बात हो गई कि थोड़ा अंग्रेज़ बंगाल तकसीम करने चले गए, उनको बंगाल बांटने की क्या जरूरत। उन्होंने बोला बंगाल हम 2 हिस्सों में बांट देंगे, ये लफड़ा अलग हो गया, अलग है। ये बिल्कुल उस तरीके से जैसा आज के टाइम में हो रहा है। आज के टाइम यहाँ पे नेशनल लेवल पर भाई प्रोटेस्ट हो रहा है, तो प्रोटेस्ट आदमी डिमांड कर रहा है रोज़गार के लिए, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए डिमांड कर रहा है,
एजुकेशन के लिए डिमांड कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है करप्शन खत्म हो जाए, ये डिमांड किया जा रहा है कि भाई जो रेप्स वगैरह हो उसके अगेंस्ट में कोई सख्त कानून बनाया जाए। तो इन से चीज़ों के जब अगेंस्ट जब लोग खड़े हो रहे हैं तो उधर से ध्यान हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, देख वो जो है वो पहले मस्जिद था अभी मंदिर है, वो देख वो पहले मंदिर है अभी मस्जिद है, बस हिंदू चले गया अपना मंदिर बचाने, मुस्लिम चले गया अपना मस्जिद बचाने, बस हो गया ख़त्म। आदमी का जो मेन पॉइंट था, जो मेन फोकस था भाई, जो चीज़ के लिए लड़ाना था वो ख़त्म हो गया। अब भाई हम बोले हमको तो मंदिर बचाना है, बोला हमको तो मस्जिद बचाना है, ख़त्म हो गया, लड़ गया दोनों बीच में, हो गया। अब इसमें भी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अपना कुछ आदमी भेज करके बीच में टप आ जा रहा है, कुछ आदमी टप कर दे रहा है बीच में आकर, उसमें क्या हो रहा है, जो मासूम आदमी है वो लोग बेचारा पिसा जा रहा है। दोनों साइड से भाई, दोनों साइड से, एक साइड से कुछ, दोनों ही साइड के जो मासूम लोग हैं एक्चुअली में वही लोग पिसा रहे हैं। जो दोनों तरफ के जो भी खुराफात लोग हैं, दोनों तरफ के खुराफात लोग अपना काम करके निकल जा रहे हैं, जो मासूम लोग वो पिसा जा रहे हैं। तो जैसा आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहीं ना कहीं एक ऐसे तरफ इशारा लेके चले जा रही है जो एक्चुअली में यूजलेस है। मंदिर मस्जिद बचा करके क्या कर लेगा आदमी, जब एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो घंटा करेगा मंदिर मस्जिद में जा करके, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तरीका ही नहीं रहेगा कि साला मंदिर में चप्पल खोल के जाना चाहिए, कि मस्जिद में चप्पल खोल के जाना चाहिए, तो तुम क्या कर लोगे बचा करके उसको, कुछ नहीं होने वाला है। तो आज के टाइम में यही हो रहा है, और यही चीज़ उस टाइम यही यूज़ कर रहे थे भैया, है ना। आज के लोग वहीं से इंस्पिरेशन ले, डिवाइड एंड रूल वाला हिस्सा है। तो 1985 में लॉर्ड कर्जन ने वही किया, इन्होंने डिवीजन ऑफ बंगाल के अनाउंसमेंट किया। इससे क्या हुआ कि इन लोगों का ध्यान ये एक मात्र ही रीज़न था कि इन लोगों का ध्यान भटकाया जाए, वरना उस टाइम ऐसा कोई और था ही नहीं। और इस बात का प्रूफ भी है कि ये मार्क्सिस्ट एक मार्क्सिस्ट लीडर थे, उनका नाम यहाँ पर, हाँ उनका नाम है हरकिशन सिंह सरजीत, हरकिशन सिंह सरजीत। हाँ देखो, अब ये हरकिशन सिंह सरजीत, इसका नाम मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, यहाँ शायद आपको ना दिखे, ठीक है। ये एक मार्क्सिस्ट लीडर थे। इन्होंने 1986 में एक बुक लिखी थी, बेसिकली इनका एक बुक था 1986 में, इन्होंने एक बुक लिखी थी। इनका बुक का नाम था 50 ईयर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट। 50 ईयर्स यानी कि 50 साल, तो 50 साल तक पूरा चला था आपका पीजेंट्स मूवमेंट। अभी तो शुरू हुआ है, अभी चलेगा, हम लोग देखेंगे, पूरा लंबा कहानी। उन्होंने अपने बुक में सिंपल लिखा है, देखो मैं पढ़ता हूँ, उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि तकसीम बंगाल की वजह किसान और मजदूर तहरीक को कमज़ोर करना और एक बरसवा तबका पैदा करना था, मैंने लिखा है। अब बोला जा रहा है कि अगर इस बयान को सही मान लिया जाए तो तकसीम मुखालिफ तहरीक में किसानों को भी बड़ी तादाद में शामिल होना था, वैसा नहीं हुआ। इसकी वजह किसानों के अंदर सियासी शऊर का फुकदान था। ये सारे रीज़न सब, तो ये एकमात्र रीज़न था, सबसे बड़ा रीज़न उनका यही था कि भाई ध्यान भटकाओ। ध्यान भटकाने में वो कामयाब भी हो गए थे, ये चीज़ था। लेकिन फिर भी ध्यान भटकाने में कामयाब हुए, लोगों के बीच में बंटवारा भी हो गया, उसकी वजह का ये लोग फिर मिल नहीं पाए एक साथ। लेकिन फिर भी उतना वो सक्सेस नहीं हो पाए थे बहुत हद तक कि भाई एकदम ही दोनों के बीच में फूट डाल दिया जाए। फिर भी दोनों साथ में रहे। अब ये क्या हुआ कि उन लोगों का अपना, ये तो बीच में एक मामला, अब ये लोग भूल गए कि वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब प्रोटेस्ट इसलिए हुआ कि भाई नहीं, ये डिवीज़न नहीं होना चाहिए। अब डिवीज़न नहीं होना चाहिए, इसके तरफ चला गया ध्यान सभी का, तो भाई डिवीज़न नहीं होना चाहिए, तो ये लोग भी उसमें शामिल हो गए कहीं ना कहीं। लेकिन वही बात था कि सारे मजदूर और सारे किसान इसमें नहीं शामिल हो पाए थे। उसका यही मात्र रीज़न था कि भैया इन लोगों के अंदर पॉलिटिकल नॉलेज की कमी थी। उसकी वजह कर ये लोग समझ नहीं पाए कि जो अंग्रेज़ हैं यहाँ पर गेम खेल रहे थे। अब ये गेम में देखो, अंग्रेज़ों का गेम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल था। वो कुछ इस तरीके से कि कुछ किसान का पोर्शन कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट में आ गया था। अब एक्चुअल जो किसान जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा था वो तो कमज़ोर हो गया। अब ये प्रोटेस्ट अगर मजबूत हो भी, चलो अंग्रेज बोल रहे हैं ठीक है छोड़ो, हम लोग नहीं करेंगे, आपका प्रोटेस्ट से हम डर गए, ये हो सकता है। लेकिन एक्चुअल जो प्रोटेस्ट जिस मुद्दे पे शुरू हुआ था उसको इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों ने दबा दिया। ये तो समझ में आ रहा है, गेम तो समझ में आ रहा है सारा, यही सारा गेम था आपका। खैर कहानी यही थी स्वदेशी मूवमेंट की। अब हम लोग पढ़ लेते ये हुआ क्या। देखो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अब इसमें एक मेन पॉइंट भी था कि इस मूवमेंट में क्या था, जब उन्होंने बंगाल के डिवीज़न का अनाउंसमेंट किया तो यहाँ पर नारा लगा कि भाई अंग्रेज़ों के सामान को बाइकाट करो, यानी कि उनके जो भी सामान वगैरह बिक्री हो रहे इंडिया में सब हम बाइकाट करेंगे और हमारा अपने जो देश में जो चीज़ बनता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। और आज के टाइम में ये चीज़ चाइना में बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलती है। चाइना में भैया गूगल बैंड है, गूगल यूज़ नहीं होता चाइना में। चाइना में फेसबुक नहीं है, व्हाट्सअप नहीं है। चाइना में व्हाट्सअप की जगह वीचैट चलता है। वो लोग यूट्यूब की जगह अपना ही वैसा सिस्टम यूज़ करते हैं। वो लोग अपना ही सर्च इंजन बना करके रखे हुए हैं। वो लोग बाहर के देशों को कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। ये चीज़ें हैं,
ठीक है। अब वो किस हद तक सही है गलत है वो तो उस पर अभी हम लोग बात नहीं कर सकते। फिलहाल यहाँ देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट बोला स्टार्टेड फ्रॉम, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिख दिया, इसको उतार लेना। अब बुक में जो आपका पैराग्राफ है इससे रिलेटेड, आप चाहे उर्दू मीडियम के हो, हिंदी मीडियम को, इंग्लिश मीडियम के हो, आप उस पैराग्राफ को जरूर पढ़ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताया सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी, क्योंकि आंसर राइटिंग में वो आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। बोला स्टार्टेड फ्रॉम टाउन हॉल, ये शुरू हुआ था आपका टाउन हॉल कलकत्ता से, कलकत्ता में टाउन हॉल से शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 को। किस लिए भैया? टू कर्ब फॉरेन गुड्स, यानी कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने के लिए। बाय रिलाइंग ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारा उस पर हम लोग निर्भर रहेंगे, बाकी सारी चीज़ों को हटा देंगे। देखो ये जो मूवमेंट है दिस वाज कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट दैट लास्ट फॉर 6 ईयर्स, ये 6 ईयर्स तक आपका लास्ट चला था। स्वदेशी मूवमेंट 6 साल तक चला था लास्ट आपका। देन 1905 में स्टार्ट हुआ, 1907 में स्वदेशी वाज ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड, इसको कॉर्पोरेट किया गया था विद इन दी कंसेप्चुअल एंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसमें कूद गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था स्वदेशी मूवमेंट में, जिससे क्या हुआ था कहीं ना कहीं जो पीजेंट्स जो स्वदेशी मूवमेंट में शामिल थे उनके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल नॉलेज उनका था, जो भी कंसेप्ट आइडियोलॉजिकल वो डालने की कोशिश कर रहे थे, वो उन लोगों के दिमाग में डालने में कामयाब हुए थे। वही चीज़ लिखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द अवॉर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वदेशी स्वराज, खत्म कहानी। मतलब इन लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग उसको अपनी आइडियोलॉजी को डाल दें। अब जो भी पार्टी भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो वो चाह रही थी कि मेरा ही जो पॉलिटिकल जो एजेंडा है मैं वही किसानों के अंदर डालूँ, तो उन लोगों ने उसी चीज़ को डालने की कोशिश की थी। ये एक नोट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बोला था द स्वदेशी मूवमेंट एंटीसिपेटेड द मूवमेंट्स विच वी आर लेटर स्टार्टेड बाय गांधी। अब स्वदेशी मूवमेंट तो 6 साल तक चली, उसके बाद खत्म हो गई थी। तो ये जो खत्म होती है कहानी स्वदेशी मूवमेंट की, तो एंटीसिपेट किया जाता है, यानी कि ऐसा पेशन गोई किया जाता है, ऐसा अंदाज लगाया जाता है कि भाई इसका ख़त्म होने के बाद इसी चीज़ यानी कि स्वदेशी मूवमेंट ने ही गांधी जी को इंस्पायर किया था बाद में एक और मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, जो कि हम लोग पढ़ेंगे चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह। क्या बोला? चंपारण। चंपारण आपका बिहार में है और खेड़ा जो जगह है वो गुजरात में है। चंपारण ये बिहार में जगह है, ठीक है। चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें किसानों ने क्या किया था, नहीं किया था। अब पहले इन चीज़ों को नोट करें। अच्छा पहले देखते हैं लेक्चर कितने देर का हुआ है। ओह माय गॉड। तो देखो इसको उतार लीजिए आप। देखिए 20 मिनट का लेक्चर ऑलरेडी हो गया है, तो हम लोग कहानी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेक्चर पहला था इसलिए थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया, लेकिन उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इस लेक्चर में हमने पूरा एक भूमिका बांध दिया इस चैप्टर से रिलेटेड कि आगे क्या होने वाला। अब आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो काफ़ी शॉर्ट होंगे, क्योंकि मेजोरिटी पार्ट्स हमने यहाँ पर जो मेन थीम है चैप्टर का वो हमने समझ लिया है फिलहाल के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।